तो आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जो ना तो बिगनर्स के लिए सही है ना तो प्रोडक्शन के लिए सही है, जहाँ लॉजिक खत्म हो जाता है और जहाँ इम्प्रूवमेंट से ज्यादा भोजपुरी गाने और पॉलिटिक्स का प्रोडक्शन होता है। जी हाँ, सही पकड़े, हम बात कर रहे हैं आज बिहार की। बिहार वालों को आज तो कोई भी समझ नहीं पाया, और जो बिहार वाले को समझ सकता है ना, खुद बिहार वाले भी नहीं है। ये बिहार वाले हमेशा सबको कोई ना कोई शौक देते ही रहते हैं। वैसे भी सबको पता है कि अभी जस्ट हाल फिलहाल में ही बिहार में एक इलेक्शन खत्म हुआ है, और जिस हिसाब से बिहार में जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है ना, इस इलेक्शन में बिहारियों ने कितनों की नैया डुबाई होगी ना, बस उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार के उस विनर के बारे में जो कि बिहार के औरतों के बहुत ज्यादा ही फेवरेट है, नीतीश जी। नीतीश जी ने इस इलेक्शन में फिर से खेला खेल दिया। नीतीश जी बिहार के वो नेता है जो जीना छोड़ देंगे लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। इस बार इलेक्शन का रिजल्ट आया, फिर से वही हुआ, नीतीश जी फिर से बिहार के सीएम बन चुके हैं। दुनिया इधर की इधर हो जाए लेकिन नीतीश जी की कुर्सी कभी भी इधर से उधर नहीं हो सकती है। वो कहते हैं ना, दाने दाने में होता है खाने वाले का नाम, पर यहाँ बिहार में हर सीएम इलेक्शन की कुर्सी में से नीतीश जी का नाम लिखा हुआ है। नीतीश जी ने फिर से साबित कर दिया कि वही एक असली नेता है। वैसे ये बात सबको पता होगी लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, लालू जी और नीतीश जी बहुत पहले के बहुत ज्यादा ही गहरे मित्र हुआ करते थे एक समय। लेकिन सभी को पता है भाई, पॉलिटिक्स में कोई मित्रबाजी कोई दोस्ती यारी नहीं चलता है तो सिर्फ पॉलिटिक्स। नीतीश जी ने इस बार इलेक्शन में जिस तरह से ऑपोजिशन वालों को धोया है ना, धोबी भी कपड़े को इस तरह से नहीं धोता होगा। तो इस बार फिर से बिहारियों ने यहाँ पर गर्दा उड़ा दिया है, चादर को फाड़कर गमछा बना दिया है, और उसी गमछे से मोदी जी ने उस चलते फिरते हवा को उड़ा दिया है। जो सोच रहे थे कि इस बार के इलेक्शन में कम से कम नहीं भी तो 170 यानी 170 सीट तो लाकर ही रहेंगे, लेकिन मिला क्या? अलवा। लेकिन संभावनाओं के विपरीत जो इस बार जो इलेक्शन का रिजल्ट आया ना, इसे देख करके तो तेजस्वी जी पूरे शॉक हो गए। ये जो इलेक्शन का नंबर देख करके ना, ये बेचारे भी सोच रहे हैं साला इतना नंबर भी किसी का होता है क्या? ऐसा कैसा हो गया भाई? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि भाई लालटेन वालटेन से कुछ नहीं होता है। आज को जो इंडिया है ना, डिजिटल इंडिया, यहाँ पे लोग अगर हगने भी जाते हैं ना तो मोबाइल लेकर जाते हैं। तो ये लालटेनवा से क्या होगा बताओ? इसी की वजह से लालटेनवा गया कुएं में और एनडीए आया बिहार में। तो इस इलेक्शन के रिजल्ट से कोनो को कोई तकलीफ है क्या? वैसे तकलीफ तो बहुत लोगों को हुई है, और तकलीफ के नाम से मुझे एक आदमी का याद आ गया, वही तेजस्वी जी। जो इस बार जो इंडिया के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया ना, उस रिजल्ट के हिसाब से तो तेजस्वी जी का जो क्लेम था ना, वो तो टूट गया। तो शपथ ग्रहण आप जब करेंगे तो आपकी झोली में कितनी सीटें होंगी? हमको लगता है अराउंड 170 जो है, हम लोग फुल मेजॉरिटी के साथ हम लोग जो है सरकार बनाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कंफर्टेबल हमारा दिन रहेगा। तो इस बिहार वालों ने भी कह दिया है कि सबसे पहले तुम भाई अपने घर का हालात को सुधारो, उसके बाद तुम्हारे बिहार के हालात को सुधारना। लालू जी ने अपने खानदान से सबसे पहले अपने सबसे बड़े बेटे तेजू भैया को घर से निकाल दिया, अपने पूरे खानदान से ही निकाल दिया, पूरा बेदखल कर दिया। और वही दूसरी तरफ लालू जी की बेटी, जिसने अपने पाप जैसे बाप को किडनी दान किया था, उसने भी अपने सारे रिश्ते अपने खानदान से तोड़ दिए हैं। यहाँ सब कुछ ना कुछ तोड़ रहे हैं। उसी तरह से तेजस्वी जी का इस साल का सीएम बनने का सपना भी टूट गया। जहाँ पर एक भाई दूसरे भाई का दिल तोड़ रहा है, तो उसी हिसाब से बिहार वालों ने कहा पहले अपने टूटे को जोड़ो, उसके बाद जाकर बिहार को जोड़ना। तो बिहार वालों ने इस बार फिर से जंगल राज छोड़ करके नीतीश राज को चुना है, क्योंकि इस राज में कम से कम कोई किसी की बीवी को तो नहीं उठाएगा। वो कहता है ना, बच्चों को अपने बाप की विरासत मिलती है। इस केस में बिल्कुल वही हुआ है। बाप का डुबाया हुआ नाम उसके बच्चों के लिए भारी पड़ गया। चारा खाते खाते लालू ने अपने ही बच्चों का भविष्य खा लिया। ये सब देखकर तेजस्वी जी पूरे ही भौचक्के हो गए, और फिर से उसके बाप के कर्म उस पर भारी पड़ गए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो इसी सभी दुख की वजह से तेजस्वी जी को अपने बाप से पूछना पड़ गया, ऐसा क्यों? तो लालू जी ने भी साफ साफ कह दिया, तुम्हारे बाप के बाप है बेटा। खैर, कुर्सी ना मिलने के कारण सिर्फ उसका बाप ही नहीं है, इसमें कुछ गलती तेजस्वी जी की भी है। इलेक्शन जीतने के लिए इतने बड़े बड़े वादे कर दिया ना, जो बिहार वालों को भी अनरियलिस्टिक लगा। जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे और बिहार के हर एक घर में एक सरकारी नौकरी होगा, जो कि नहीं भी तो 2 करोड़ नौकरी होगा। तो 2 करोड़ लोगों को सैलरी देने में ही बिहार का बजट खत्म हो जाएगा। तो इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब तेजस्वी जी देंगे कैसे? तो ये बहुत बड़ा ही लूप होता है। वादा करने से पहले उनको ये सब चीज़ों के बारे में सोच लेना चाहिए था, बट सोचेंगे वो ना जिनके पास होता है। तो ये सब बड़े बड़े वादे करने से पहले इनको सोच लेना चाहिए था कि ये वादा पूरा कैसे करेंगे। उन्होंने क्या सोचा कि बिहार वो पुराना 20 साल वाला बिहार है क्या, जो बोलेंगे तो मान लेंगे बात? ऐसा नहीं होने वाला भाई। सबके पास मोबाइल है, डिजिटल इंडिया, समझे? डिजिटल इंडिया। खैर, अब हम आगे बढ़ते। इन सब के बीच में ना सबसे ज्यादा दुख मेरे को एक आदमी के लिए हो रहा है, और वो है प्रशांत जी। वो बेचारे सबसे ज्यादा सदमे में है, और इनके लिए मुझे बुरा लगने का एक ही रीजन है ना, क्योंकि इन्होंने ही असली मुद्दे पर इलेक्शन लड़ने का सोचा था। जैसे कि वो पलायन रोक देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, ये सब चीजों पे उन्होंने बात की थी। लेकिन इस बार के इलेक्शन देख करके ना मुझे खान सर का डायलॉग याद आ गया। आप इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, बिहार में चुनाव ना हरा दिया तो कहिएगा मुखिया के चुनाव में हरा देगा उसको। चल, प्रशांत किशोर जी का तो दुख तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। एक्चुअली आई कैन फील इट, बट इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने इतने बड़े बड़े कमिटमेंट कर दिया ना, कि अभी वो सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा किया ही क्यों, ऐसा बोला ही क्यों। इसका रीजन ये है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इस बार जेडीयू को 25 से ज्यादा सीट मिलेगा ना, तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ता है, बट इतना पड़ता है मुझे नहीं पता था।
बेचारे का करियर ही खत्म होने वाला है। उसी क्लिप को उठा उठा के लोग मीम बना रहे, भैया कब छोड़ रहे हो पॉलिटिक्स, कब छोड़ रहे हो राज करने का आदत, कब छोड़ रहे हो ये सपना। लेकिन इन सभी चीज़ों में मुझे ये लगता है कि इस बार की जो इलेक्शन नीति उन्होंने जो बनाया था ना, वो गड़बड़ हो गई। उन्होंने बेस में जाकर के इलेक्शन को नहीं सोचा। उनका ये समझना रह गया कि ये बिहार है और सिंगापुर वाली फैसिलिटी देना यहाँ बिल्कुल ही बेकार है। इसी चीज़ में एक और बयान उनका बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर इस बार वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो बिहार से शराब का बैन हटा देंगे। ये उस बैन को हटाने की बात कर रहे हैं जो बैन सिर्फ पेपर में है, रियल लाइफ में नहीं है। तो ऐसे कैसे चलेगा जी, जो पहले से ही बैन नहीं है, सिर्फ पेपर में बैन है, अब उसको उस बैन को हटाकर क्या फ़ायदा। लोग एक्स्ट्रा पैसे देके तो ले ही रहे दारू। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि इस बार इलेक्शन में बिहार के महिलाओं ने भी गर्दा उड़ा दिया है। जहाँ पर 60% बिहार के मर्दों ने वोट किया है, वहीं बिहार के 70% महिलाओं ने वोट किया है, यानी 10% ज़्यादा। ये वही महिला है जो किसी भी राज्य का ना तख्ता पलट कर सकती है, और ये तो बिहार की है। लेकिन इन सभी चीज़ों के अलावा ना एक और फैक्टर है जिस वजह से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को फिर से यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया है। बिल्कुल, और वो भी बिहार की महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है। इस फैक्टर के बाद तो नीतीश जी बिहार की महिलाओं के लिए पूरे ही चॉकलेटी बॉय बन गए। वही पैसा फेंक तमाशा देख वाला सीन। जब से नीतीश जी की सरकार बिहार में बनी है ना, तब से वो बच्चियों को कभी साइकिल दे देते हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अन्य महिलाओं को 10,000 रुपया देते हैं। और ये सिर्फ 10,000 तक सीमित नहीं है। दरअसल पैसे देने का रीजन ये है ना कि ताकि बिहार की जो महिलाएं है ना अपने आप से सशक्त बने और खुद का काम स्टार्ट करे। तो नीतीश जी का ये भी कहना है कि अगर वो खुद का काम स्टार्ट करते हैं और उनका काम अच्छा होता तो उनको और पैसे दिए जाएंगे, जैसे 2 लाख रुपए और मिल सकता है उनको। तो ये भी एक फैक्टर है नीतीश जी का बिहार इलेक्शन में जीतने। तो अब बोलिए, आजकल के समय में कोई अगर किसी के मुंह पे 100 रुपये फेंक देगा ना, तो वो अपने बाप का नाम बदल देगा, और ये तो 10,000 रुपया है। लेकिन इस इलेक्शन में बिहार की महिलाओं को जोश और लॉयल्टी देख करके ना मुझे बिल्कुल लग गया, हम तो गलत ही जगह लॉयल्टी फाइंड कर रहे थे भाई, हमें तो बिहार में जाकर लॉयल्टी फाइंड करना था। चलो कोई नहीं, देरी से ही अकल तो आया। लेकिन इन सभी के बीच में बिहार के उस 50 साल के युवा नेता को हम कैसे भूल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उसी का ही बात कर रहा हूँ मैं, राहुल गांधी जी। ये क्लास के वो फर्स्ट बेंचर हैं जिनको सिलेबस पूरा पता होता है, लेकिन एग्जाम के दिन ही एब्सेंट हो जाते हैं। इलेक्शन के टाइम पे भाई साहब विदेश घूम रहे थे। राहुल गांधी जी ने जब पिछले बार इलेक्शन हारा था ना, उसका रीजन था मोदी जी, और इस बार भी मोदी जी ही है। पिछले बार के इलेक्शन में राहुल गांधी जी ने मोदी जी से भी ज्यादा मोदी जी का नाम लिया है। नरेंद्र सरेंडर। तो इसी वजह से पिछले इलेक्शन में मोदी जी को ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा। सारा प्रमोशन का काम राहुल जी संभाल रहे थे मोदी जी का। हर जगह जाना, जहाँ जाना मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, हर जगह। इतना ज्यादा उन्होंने मोदी जी का प्रमोशन कर दिया ना कि मोदी जी को अपना प्रमोशन करना ही नहीं पड़ा। बिना प्रमोशन के जीते है वो। उस गलती से सीख करके राहुल जी ने सोचा एक कदम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इस बार के इलेक्शन में राहुल जी ने अलग ही खेला खेलने का सोचा। सबसे आसान, वोट चोरी। राहुल जी जब भी कोई इलेक्शन हारता है ना, वो उस बच्चे की तरह रिएक्ट करते हैं जैसे किसी ने उसके मुंह से लॉलीपॉप छीन लिया हो। हर बार कोई ना कोई मुद्दा लेकर आते हैं और रोने लगते हैं, हग देते हैं। जैसा अभी देख लो, कोशिश तो उन्होंने बहुत की थी, अलग अलग प्रूफ दिए, जैसे कभी वोट चोरी का, कभी ईवीएम हैकिंग का, कभी वोटिंग में टेम्परिंग का। इस तरह के बहुत सारे इल्जाम उन्होंने लगाए हैं। हमेशा की तरह फिर से इनका सारा जो इल्जाम है ना बेकार हो गया और ये इलेक्शन हार गया। राहुल गांधी जी उस परिवार से आते हैं ना जिनके पूर्वज आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। और कैसे बने थे सबको पता है। वैसे एक वो गांधी थे जिन्होंने वोट चोरी करके अपनी सरकार बनाई थी, और ये एक ऐसे गांधी हैं जिन्होंने वोट चोरी का इल्जाम दे करके अपनी सरकार गिराई है। मतलब क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना। वो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और ये आखिरी भी नहीं बन पाए। मरना है क्या मरना, तेरे को डर नहीं लगता? लेकिन मानना पड़ेगा इतने सारे कर्मकांड करने के बावजूद भी इनको 5 या 6 सीट तो मिल ही गई है। चलिए कोई बात नहीं, राहुल जी इसी में ही खुश रहिए, कुछ नहीं से कुछ होना ही अच्छा है। इन सभी पार्टियों के अलावा और भी बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन इन सभी के बारे में बात करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ अभी तक खास उखाड़ा नहीं है। जब ये उखाड़ लेंगे फ्यूचर में जाकर, तब जाकर हम लोग कुछ इनके बारे में बात करेंगे। तब तक हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो में पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मुझे पता है तुम लोग करोगे नहीं, सालों कर दिया करो, ऐसा हरकत मत दिया करो मेरे साथ। मैं भी गरीब आदमी हूँ, ठीक है। तो जैसे भी हो, जो भी हो, सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।